वेलकम है आपका हमारे चैनल अमन वंडर क्लासेस पे। तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो जैसे कि हमने अभी आप प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 2 को कंप्लीट किया। ठीक है, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स यानी कि जो इंडियन इकोनॉमी है यानी हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके कितने क्षेत्र हैं उसको हमने कंप्लीट किया। अब थर्ड जो चैप्टर है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में देखिए जितने भी चीज़ें हैं सारा हम क्लियर करेंगे। देखिए हिंदी मीडियम में ही मैं पढ़ाता हूँ और इंग्लिश मीडियम में भी मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हिंदी मीडियम में मुझे फ़ोटो मिलती ही नहीं है। ठीक है, और जो मिलती हैं वो विदाउट कॉपीराइट नहीं मिलती हैं। फिर से मैं आपको बोल दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि मुझे खुद थोड़ा सा देखना पड़ जाता है क्योंकि मुझे हिंदी मीडियम मिल ही नहीं रहा। तो इंग्लिश मीडियम में फ़ोटो लेकर मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों बताता हूँ। ओके, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। जो इंग्लिश मीडियम वाला है वो भी देख सकता है, जो हिंदी मीडियम वाला है वो भी आराम से देख सकता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना बकवास के। मनी एंड इसमें हम जो चैप्टर है उसका नाम क्या है आप पढ़े होंगे। इसमें मुद्रा एवं साख, अगर हम इसको इंग्लिश में बोले तो मनी एंड क्रेडिट इस चैप्टर का नाम है। मनी एंड क्रेडिट इस चैप्टर का नाम है। मैं फिर से लिख देता हूं, मनी एंड क्रेडिट इस चैप्टर का हमारे नाम है। ठीक है, इस चीज़ आपको क्लियर हो गई। एक बार मैं इसका रंग बदल, हाँ, मनी एंड क्रेडिट इस चैप्टर का नाम है। तो यहाँ पे मनी का मतलब क्या हो गया? मुद्रा। ठीक है, जो हम लोग यूज़ करते हैं घरों में, पैसे से मतलब हो गया। और यहाँ साख का मतलब याद रखिएगा, साख का मतलब यहाँ पे है लोन से। किससे है? लोन से है, यानी कि ऋण से है। किससे है? ऋण से, लोन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर को समझने से पहले आपने इस चैप्टर को जब पढ़ना स्टार्ट करते हो तो इसमें 2-3 चीज़ें ऐसे आती हैं जो आप जानते हो और समझते हो, आपको कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है। तो हम एक एक चीज़ को समझते हैं। देखिए अब ये क्या है, इस चित्र से हम समझेंगे इस चैप्टर के थोड़े से विशेषताओं के बारे में। ये चैप्टर हमें क्या बताता है? इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ते हैं जब, तो हमें एक चीज़ देखने को मिलती है, बार्टर सिस्टम। सॉरी, विशेषताएं चैप्टर के बारे में नहीं, मतलब इनकी कुछ चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा बार्टर सिस्टम यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली, फिर आप पढ़े होंगे वस्तु विनिमय प्रणाली, फिर बार्टर सिस्टम। उसके बाद आपने पढ़ा होगा डबल कोइंसिडेंस, मतलब कि दोहरा संयोग, इसके बीच में क्या होता है वो हम चीज़ें इसमें समझेंगे। देखिए बार्टर सिस्टम क्या होता है, इस चीज़ को इस आप इमेज से बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे। देखना, यहाँ लिखा हुआ है आई वॉन्ट वेजिटेबल्स, यहाँ लिखा हुआ आई वॉन्ट फ्रूट्स, यानी इसको क्या चाहिए? फ्रूट चाहिए। इसको क्या चाहिए? वेजिटेबल चाहिए। अब यहाँ देखना, इसको चाहिए फ्रूट, ये इसके पास है। इसको चाहिए वेजिटेबल, वो इसके पास है। समझ रहे हो? तो ये लोग क्या करें, हाँ भैया चलो दोनों के पास एक दूसरे की जो आवश्यकता है, जिसको जो चाहिए वो है, तो क्या करते हैं? ग्रेट, लेट्स ट्रेड। समझ रहे हो बात को? अब इससे समझो कि दो व्यक्ति, मान लीजिए ए है एक बी है, इन दोनों में लेन देन हो रहा है तो बिना पैसे के लेन देन हो रहा है, यानी कोई मुद्रा की बात तो हुई नहीं। क्या इसने बोला क्या कि भैया मैं तुम्हें 100 रुपये ज़्यादा दे दूंगा क्योंकि तुम्हारे पास फ्रूट है, मेरे पास सब्जी है? ऐसा तो है नहीं। यानी कि यहाँ के वस्तु के बदले वस्तु लेते हैं, उसी को क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि बार्टर सिस्टम। ठीक है, आपका समझ आ गया? यानी वस्तु के बदले वस्तु को खरीदना। अगर हम आपकी बुक की जो है आपकी जो 10th की बुक में, उसमें एक देखेंगे तो एक कहता है कि आइए आप मुझे गेहूं दीजिए, मतलब गेहूं दीजिए और मैं आपको जूते दूंगा। इसका मतलब क्या है कि वो देखिए वो भी तो वस्तु ही ले रहा है, यानी कोई गुड्स ही ले रहा है, वस्तु ही ले रहा है, कोई कमोडिटी ही ले रहा है। और ये क्या कर रहा है? जूते दे रहा है, वो भी कोई गुड्स ही दे रहा है। समझ रहे हो बात को? आप जब आप चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आपका 3rd चैप्टर जो है उसमें लिखा हुआ है कि भैया, वो कहता है कि हाँ भैया आओ मैं आपको जूता दे दूंगा और आप मेरे को गेहूं दे दो। तो वो जो है वो रहता है एक व्यक्ति, आप बुक पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। अब हम समझेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है। वस्तु विनिमय प्रणाली, देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हम देखेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली में, एक सेकेंड, वस्तु विनिमय प्रणाली में हमें 3-4 चीज़ें देखने को मिलती है। देखिए जो वस्तु विनिमय प्रणाली हमने अभी पढ़ा, बार्टर सिस्टम, वही था। अब यहाँ पे मैं उसकी कमियां बता रहा हूँ। क्या बताऊंगा? कमियां। तभी तो आप समझेंगे ना कि मनी क्यों आया। इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? मुद्रा और साख पढ़ना है। तो मुद्रा और साख को समझने से पहले हम उसकी हिस्ट्री जान रहे हैं कि आज से 1000 साल 500 साल पहले क्या होता था। वस्तु विनिमय प्रणाली में ही ज़्यादातर लेन देन होते थे।
ठीक है, वस्तु के बदले वस्तु। अभी भी हमारे गांव वगैरह में आप देखते होगे, चाचा चाची नाना दादी में, भैया तुम्हारे यहाँ गेहूं मान लीजिए खेत में किसी के ज़्यादा हो गया और किसी के खेत में चावल ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो चावल वाला जो कहेगा कि मुझे गेहूँ दे दो, और गेहूँ वाला को कहेगा कि मुझे चावल दे दो। अगर मैं आपको यहाँ बताऊँ, दोहरा संयोग इसी से रिलेट करता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, कोई व्यक्ति बी है। अब इसके यहाँ चावल बहुत ज़्यादा उग गया, इसके यहाँ गेहूँ बहुत ज़्यादा इसके खेत में उत्पन्न यानी कि प्रोड्यूस हुआ। तो कह सकते हैं कि ए जो है भैया उसके पास क्या है, चावल बहुत ज़्यादा है, और बी के पास गेहूँ बहुत ज़्यादा है। तो गेहूँ इसको चावल बहुत चाहिए, बी को चावल चाहिए, तो ये कहेगा ए भैया चावल दे देते यार, अगर 20-30 किलो 1-2 टन दे देते। और ये क्या कहेगा, भैया मुझे गेहूँ दे देते तो सही रहता। चलो तुम्हें गेहूँ की ज़रूरत है, मुझे चावल की ज़रूरत है, आपसी में लेन देन कर लेते हैं। तो ये बन गया इनका सिस्टम सही। पर अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर इन दोनों में मान लीजिए इसको चावल चाहिए, इसको भी चावल चाहिए, पर नहीं इसको चावल चाहिए, इसको चाहिए अरहर, मान लीजिए कोई दाल वगैरह चाहिए, तो इन दोनों में ट्रेड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि इन दोनों की जो आवश्यकता है वो अलग अलग है, इन दोनों की जो वांट है, मांगने जो इनको चाहिए वो अलग अलग है। तो वहाँ पे दोहरे संयोग का भाव कमी हो जाती है। अब देखते हैं वस्तु विभाजन में कठिनाई। वस्तु विभाजन में कठिनाई, अगर मैं बात करूं आपको 10 रुपए दूं, आप जाइए इसको, आपको 2 सामान लेना है, मान लीजिए पार्ले बिस्कुट लेना है 2, तो 5-5 का आप लेके चले आओगे। अगर मैं आपको गेहूं दे दूं तो कितना गेहूं दे दूं कि आप वो पार्ले बिस्कुट ले आओगे? उसको नापने के लिए भी तो कोई वैल्यू होनी चाहिए ना, तो नापने के लिए वैल्यू भी नहीं होती है इसमें। जो आप वस्तु विनिमय पढ़ाई जब चलती थी तो उसमें क्या होता था, सामान्य मूल्य मापक होता ही नहीं था। ठीक है, मान लीजिए कोई बंदा 10 किलो चावल दे रहा है, 10 किलो वो दे रहा है, कोई पता ही नहीं कितना दे रहा है कितना नहीं दे रहा है, मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं सिस्टम। समझ रहे हो आप बात को? बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। मूल्य हस्तांतरण का भाव, मूल्य हस्तांतरण यानी कि अगर मैं बात करूँ, आपको गांव में देखते होगे गाय के बदले भैंस ले रहे हैं, अगर कोई पहले लेते थे, मान लीजिए उनको उनको भैंस की आवश्यकता नहीं और गाय लेना है उनको, तो क्या करते थे, डाला बुक करते थे और या कोई गाड़ी बुक करते थे, उसके द्वारा वो अपना ट्रेड करते थे। मतलब ट्रेड कह रहा हूँ, मतलब वो व्यापारी समझ लीजिए, जो भी अगर हम पैसे की बात करें उसको हम व्यापारी कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, वो बंदा लेके गया लेके आया, ठीक है, तो ले जाने में कितनी दिक्कत हुई आप बताइए, लादना, फिर उसके बाद उसको ले जाना, फिर उसके बाद उस डाले को भी, मतलब डाले वाले को भी पैसा देना। ठीक है, तो आप देख रहे हैं वस्तु के बदले वस्तु ही लिया गया यहाँ पे, एक तरीके से हम कह सकते हैं पैसे तो डाले वाले को दिया है ना, आपसी में नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ सर मूल्य सॉरी कहाँ गया, हाँ, मूल्य हस्तांतरण का भी अभाव है। आप मान लीजिए आज आपको पैसा पे करना है, गेहूं कितना पे करना है भैया, 10 किलो 50 किलो 1000 किलो। क्रय शक्ति संचय में कठिनाई, क्रय शक्ति मतलब खरीद के संचय करने में भी कठिनाई होती थी। मान लीजिए गेहूं बहुत ज़्यादा उग गया, चावल आपने बहुत ज़्यादा किसी से ले लिया, तो इसीलिए लोग आपस में लेन देन बहुत कम करते थे, क्योंकि मान लीजिए चावल उन्होंने बहुत ले लिया। अब मान लीजिए किसी को गेहूं चाहिए, एक मिनट समझिए, मैं थोड़ा मान लीजिए कर रहा हूँ मान लीजिए गेहूं जो है किसी बी व्यक्ति को चाहिए, ए व्यक्ति को चाहिए चावल। अब ए व्यक्ति ने चावल ले लिया, हो गया उसका खत्म, पर जो बी वाला व्यक्ति उसको गेहूं बहुत ज़्यादा चाहिए, तो वो उसका खत्म हो गया, फिर चाहिए, तो अब वो दोबारा थोड़ी ना देगा, क्योंकि भाई उसको भी अब गेहूं कुछ ना कुछ रखना है। पर मान लीजिए उसके पास दे दिया, उसके पास चावल ही चावल रह गए बस, तो चावल ही कितना खाएगा, तो उसका हो सकता है बारिश आ जाए, कुछ हो जाए, बेकार हो जाए। तो देखिए अगर हम बात करें वस्तु विनिमय प्रणाली की, तो यहाँ पे वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन होता है, पैसे की बात होती नहीं है। तो सामान को ले जाने में, ले आने में, रखने में बहुत सारे चीज़ों का स्थान को घेरता है। तो आप समझ सकते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली की क्या कठिनाई है। भावी भुगतान का अभाव, भावी भुगतान का मतलब क्या है, आगे चल के उसका पेमेंट नहीं कर सकते हैं, और पैसे में क्या है, आज नहीं तो कल पे कर देंगे। इंग्लिश में भी समझ लेते हैं इसको, देखिए लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस वांट, यही जो मैंने आपको बताया, अगर ए को कुछ चीज़ चाहिए और बी को भी कुछ चाहिए, तो दोनों में वो चीज़ होनी चाहिए। मान लीजिए इसको चावल चाहिए, इसको गेहूं चाहिए, तो इसके पास गेहूं होना चाहिए, इसके पास चावल होना चाहिए। समझ रहे हो? अगर इन दोनों के पास, इसके पास अरहर है, इसके पास पता नहीं कोई दूसरी चीज़ है, तो आपस में ट्रेड नहीं हो पाएगा। ठीक है, लैक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू, लैक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू मतलब मेजर करने की कोई वैल्यू ही नहीं होती थी। मान इतना गेहूं दें, कितना गेहूं दें। इंडिविजुअलिटी कमोडिटीज़, यानी एक एक इंडिविजुअलिटी मतलब एक एक वस्तु के बारे में अलग अलग से करना पड़ता था। डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ, स्टोरिंग वेल्थ मतलब आप समझ गए होगे, आप मान लीजिए आपका रूम है, कोई रिश्तेदार आने वाला है, अब वहाँ पे तो गेहूं रखा हुआ है, तो कैसे ज़्यादा ज़्यादा दिक्कत तो उसी में हो जाएगा। डिफिकल्टी इन ट्रांसपोर्टिंग कमोडिटीज़, ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग। अब देखिए पैसे की अगर मैं बात करूं, ले भैया 10 लाख रुपए ले ले, कितने में, 10 एक अटैची में भी आ जाएगा। पर अगर हम बात करें कि 10 टन गेहूं, क्या अटैची में आएगा? नहीं आएगा, उसको ले जाना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टिंग करने में भी बहुत ज़्यादा पैसे खर्चे होंगे, बहुत ज़्यादा समय कंज्यूम होगा। ठीक है, अब यहाँ अदर डिफिकल्टीज तो होती है। ठीक है, ये हम समझ गए।
अब इस चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता है, वो हम धीरे धीरे अब इस चैप्टर के बारे में हम ब्रीफ नॉलेज लेते हैं। देखिए इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट 2 वर्ड थे, एक वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है, बार्टर सिस्टम हम कह सकते हैं भैया अपना, बार्टर सिस्टम, ये हमने समझ लिया कि नहीं समझ लिया। फिर हमने इसकी कमियां समझ ली, कमियां आपको पता रहेगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब इस चैप्टर को पढ़ने का महत्व तो समझिए, ये आपको क्यों बार्टर सिस्टम बता रहा है, क्योंकि वो कह रहा है मनी आ गया भैया, मनी, पहले मनी नहीं था, तो मनी के बारे में बता रहा है। और लोन, जो लोन लेते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, वो भी हम समझेंगे। एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा, चैप्टर को पूरा देख के जाइए, इस चैप्टर में आपको कुछ ऐसा नहीं मिलेगा जो मैं ना बताऊं, ठीक है। आगे देखते हैं। थोड़ा मैं मानता हूँ कि समय ज़्यादा लग रहा है, पर आप समझिए। मनी इज द एनीथिंग दैट जनरली एक्सेप्टेबल मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या है, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मतलब विनिमय का साधन है, विनिमय यानी लेन देन का साधन है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले क्या होता था, देखिए द अर्लियर फॉर्म मनी इंक्लूड ग्रेन्स, कैटल, मेटेलिक कॉइन्स, देख रहे हो, मेटल धातु के कॉइन्स, यानी कि आप देखते होंगे लोहे का बना होता था, चांदी का बना होता था, सोने का बना होता था, वो पहले यूज होता था। पर अभी मॉडर्न समय में कैसे यूज होता है, मॉडर्न समय में करेंसी के रूप में होता है, नोट्स के रूप में होता है, कॉइन्स के रूप में होता है, डिमांड डिपोजिट। पर वो देखिए यहाँ क्या कह रहा है, मेटेलिक, यहाँ क्या कह रहा है, कॉइन्स। तो आप ये मत समझिए कि अलग चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे सोने चांदी की बात हो रही है, सोने चांदी में होता था सिक्के, यहाँ पे नोट वगैरह होती ही नहीं थी। पर अभी क्या है, नोट्स होते हैं, कॉइन्स होते हैं, डिमांड डिपॉजिट होते हैं, बैंक्स होते हैं। अब तो अगर हम बात करें मॉडर्न के, तो चेक आ गया है, यूपीआई आ गया है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये मॉडर्न जमाने के रुपीज़ हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे बैंक के कार्य फंक्शन की। अब देखिए इस चैप्टर में आप जब पढ़ेंगे तो आपको ये दिखेगा, बैंक क्या है भैया, बैंक का 2 ही काम है, पैसे लेना और पैसे को देना लोन के रूप में। तो ये क्या कह रहा है, एक्सेप्ट डिपॉजिट, प्रोवाइड लोन्स और क्रेडिट, ठीक है। और का मतलब ये कुछ और नहीं होता, और का मतलब होता है या, ठीक है, लोन या क्रेडिट, मतलब इन दोनों में, और दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही बात होती है, लोन या लोन कह लीजिए या तो क्रेडिट कह लीजिए। इस चैप्टर में आप क्रेडिट कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो बैंक क्या है, बैंक इज अ इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट, यानी कोई व्यक्ति है, वो जाता है बैंक में पैसे रखता है, और बैंक उस पैसे में से 15-20% अपने पास रखकर और क्या करता है, लोन के रूप में दे देता है, ठीक है, लोन के रूप में दे देता है। अब यहाँ पे मान लीजिए बैंक ने आपसे लिया पैसा, अगर आपका करंट अकाउंट में आपने रखा तब तो आपको 1 रुपये देगा ही नहीं ब्याज। आपने अगर सेविंग अकाउंट में रखा है तो आपको क्या करेगा, इंटरेस्ट भी देगा। मान लीजिए आपको 3 से 4% इंटरेस्ट दे रहा है, क्या दे रहा है, 3 से 4% इंटरेस्ट बैंक आपको दे रहा है। तो वो लोन देगा जब किसी व्यक्ति को, तो उससे 6 या 7% ले लेगा, 5 या 6% ले लेगा। अब आप समझ आए बैंक कैसे प्रॉफिट करता है। बैंक क्या करता है, व्यक्ति से डिपॉजिट हमसे लेता है और किसी अन्य व्यक्ति को जब देगा तो उससे वो इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज कर लेगा। अगर वो हमें 5% में हमें दे रहा है तो जाहिर सी बात है वहाँ 10%, 8% चार्ज करेगा, ठीक है। बाकी और इसकी बहुत सारे काम होते हैं। अगर और सारे काम की बात करूं, देखिए बैंक इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर पीपल हु हैव सरप्लस फंड्स विल लेंड्स टू मनी, दैट लेंड्स मतलब होता है पैसे देना, मनी टू द ब्रोवर्स हु नीड देम, क्या लिखे, फुलफिलमेंट ऑफ दियर वेरियस नीड्स। क्या कह रहा है भैया कि ये क्या करता है, दूसरों से पैसे एक्सेप्ट करके डिपॉजिट कराता है अपने यहाँ, इसको एक्सेप्ट डिपॉजिट कह लीजिए या मांग डिपॉजिट कह लीजिए, मांग डिपॉजिट यानी कि मांग जमाएं, क्या कह देंगे, मांग जमाएं यानी कि डिमांड डिपॉजिट। इसका मतलब होता है जब कोई व्यक्ति, हम लोग हैं, इसको कहते क्या है, एक्सेप्ट डिपॉजिट को यानी डिमांड डिपॉजिट को। हम जाते हैं बैंक में पैसा रखते हैं, मान लीजिए हमें कल जरूरत है तो हम निकाल भी सकते हैं, इसीलिए इसको एक्सेप्ट डिपॉजिट या मांग डिपॉजिट भी कहते हैं। लोन देना अलग चीज़ है, ठीक है। तो कुल मिला के जो बैंक है वो क्या करता है, व्यक्ति से लेता है पैसे अपने, मतलब व्यक्ति से लेता नहीं, लोग जमा करते हैं या लेता है, मान लीजिए एक तरीके से कह सकते हैं, या क्या हो रहा है ये, ठीक है। लिया पैसा वो लेंड कर देता है किसको, ब्रोवर्स को। ब्रोवर्स मतलब जो उधार लेते हैं बैंक से या किसी से। अगर मान लीजिए मैंने आपको पैसा दिया तो आप मेरे लिए क्या हो जाएंगे, ब्रोवर्स हो जाएंगे, यानी उधार वाले, और मैं क्या हो जाऊंगा, लेंडर हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको पैसा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, और अगर हम बात करें क्या कह रहा है, क्रेडिट का मतलब है लोन। इस चैप्टर में आप पढ़ते हैं ना लोन के बारे में, तो लोन के जो है टर्म्स ऑफ क्रेडिट है। टर्म्स मतलब होता है शर्त, टर्म्स मतलब क्या होता है, शर्त। तो ये देखिए कह रहा है, इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे तो आपने पढ़ा ही होगा कि टर्म ऑफ क्रेडिट, यानी टर्म ऑफ क्रेडिट मतलब शर्तें क्या है क्रेडिट की, जो ये लोन लेने की शर्तें क्या हैं। तो इस शर्तों की ही हम अच्छे से समझेंगे भैया, इसके बाद चैप्टर को और अच्छे से समझेंगे।
टर्म ऑफ क्रेडिट द वेरियस कंडीशन विच आर एग्रीड अपॉन बाय द लेंडर एंड बोरोवर आर एज द नो टर्म्स क्रेडिट। कह रहा है लेंडर जो यानी उधार देता है, बोरोवर जो उधार लेता है, ठीक है, उन दोनों के बीच में जो शर्तें लागू होती हैं, यानी कि अगर मान लीजिए मैं लेंडर हूँ, मैं आपको 10 लाख रुपए दे रहा हूँ, तो मैं कहूँगा कि भैया मुझे कोलेट्रल सिक्योरिटी जमा कराओ। अब ये वर्ड आप सुने ही होंगे इस चैप्टर में। कोलेट्रल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है मेरे भाइयों, समझो। कोलेक्टर मतलब होता है कोई चीज़ जमा करना। कोलेक्टर जैसे कि मैंने बोल दिया आप मुझे ज़मीन का कागज़ दोगे तभी मैं आपको दूंगा, मैं बोल दूंगा गोल्ड रखोगे तभी दूंगा, कुछ ना कुछ कोलेक्ट्रल के रूप में आपको देना पड़ता है। तो मैं आपको लोन दे रहा हूँ तो आपसे मैं कुछ ना कुछ गिरवी रखवाऊँ। गिरवी कोलेक्ट्रल का मतलब हिंदी में अगर हम कहें तो गिरवी होता है, ठीक है। तो ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट होते हैं, ये किन के बीच में होते हैं, बोरोवर और लेंडर के बीच में। मान लीजिए यार कितना इजी चैप्टर है, मैं आपको बहुत इजी वे में समझा रहा हूँ, आपको मैं आपकी भाषा में समझा रहा हूँ। मैं भी बोल सकता था टर्म्स क्या होता है, द वेरियस कंडीशन विच एग्री टू अपॉन बाय लेंडर द बोरोवर, मतलब भैया बोरोवर और लेंडर जो होते हैं उनके बीच में आपसी जो लेन देन होता है, उनके बीच में जो शर्तें होती हैं उसी को कहते हैं। पर मैं आपको क्या कर रहा हूँ, अच्छी चीज़ें समझा रहा हूँ जिससे आप बनाकर क्वेश्चन को पेपर में लिख भी सकें। तो आप समझ लीजिए जैसे मैं आपका भाई कोई हूँ ए और एक बी, ये इसको लोन देता है तो क्या फ्री में देता है, पहली बात तो इंटरेस्ट लेगा, वो शर्त लग गई, इंटरेस्ट की शर्त लग गई, ये पेपर में आप लिख सकते हो, इंटरेस्ट की शर्त लग गई। दूसरा क्या लग सकती है कि भैया गिरवी रखो कुछ, गिरवी यानी कोलेक्ट्रल रखो कुछ सिक्योरिटी, कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी रखो, चाहे गोल्ड लोन लो, चाहे घर का लोन लो, चाहे जो लोन लो, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सोर्स ऑफ क्रेडिट। अब याद रखना ये जो आपके चैप्टर में, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ तो ये चीज़ है, और इस चीज़ को आप समझ गए तो आपके 5-6 नंबर कहीं नहीं गए, क्योंकि ये आता ही आता है। तो इनफॉर्मल सोर्स क्या है, फॉर्मल सोर्स क्या है, और फॉर्मल मतलब होता है औपचारिक स्रोत, इनफॉर्मल मतलब होता है अनौपचारिक स्रोत। नाम से ही पता चल गया होगा, फॉर्मल मतलब जो सरकारी जगहों से, मान लीजिए कोई क्रेडिट, ग्रामीण इलाके में मान लीजिए कोई किसान है, अगर वो किसी बैंक से लोन लेगा, किसी सरकारी संस्था से लोन लेगा, तो वो क्या कहलाएगा, फॉर्मल सोर्स कहलाएगा क्रेडिट का, यानी लोन का। पर अगर मैं बात करूं इनफॉर्मल सोर्स का, तो मान लीजिए मनी लेंडर से ले लिया, कोई साहूकार से ले लिया, अपने रिलेटिव से ले लिया, अपने फ्रेंड से ले लिया, मतलब इनफॉर्मल है। आप वो पढ़े होंगे ना, फॉर्मल लेटर इनफॉर्मल लेटर, पढ़ा है ना आपने। फॉर्मल लेटर क्या होता है, हम किसी प्रधानाचार्य को लिखते हैं, नोटिस लिखते हैं हम ना, और इनफॉर्मल क्या होता है जिसमें हम फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करते हैं, इनफॉर्मल उसको कहते हैं। तो हम देखिए फ्रेंड से ले रहे हैं, ट्रेडर से ले रहे हैं, रिलेटिव से ले रहे हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं। पर अब दिक्कत किस में है, दिक्कत इनफॉर्मल में है, क्योंकि ये अपने अनुसार से इंटरेस्ट रखते हैं साहूकार वगैरह, तुम पे दबाव भी ज़्यादा देंगे, और अगर तुम समय पे पैसा नहीं दे पाओगे तुरंत कब्जा भी कर लेंगे, बहुत सारी दिक्कतों को आपका सामना करना पड़ता है। पर फॉर्मल में ऐसा नहीं है, आपको नोटिस दिया जाता है, आपको एक फॉर्मल तरीके से सूचना बाय सूचना, स्टेप बाय स्टेप कार्य किए जाते हैं। तो मेरा मानना है आप क्या करें, कमर्शियल बैंक से ज़्यादा करके लोन लें। अब अभी भी जैसे आप चेक करेंगे बहुत जगहों पे तो 51% के करीबन अभी भी क्या होता है, लोन जो है फॉर्मल सेक्टर से ही लोग ले रहे हैं, ग्रामीण इलाके में साहूकार वगैरह से बहुत कम ही लेते हैं, 5 से 6%, ठीक है। तो वो भी कौन लेते हैं, जो बिल्कुल पिछड़े हैं, ठीक है। और एक बात और इसमें नुकसान है, फॉर्मल और इनफॉर्मल से क्यों ज़्यादा लेते हैं, आप समझिए। फॉर्मल में कौन व्यक्ति लेगा, जो थोड़ा घर में पढ़ा लिखा होगा। देखिए जिसका घर थोड़ा पढ़ा लिखा होगा, भले ही ग्रामीण इलाके में रहता है, पर अगर वो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा उसके घर में, तो जाहिर सी बात है वो सजेस्ट करेगा कि भैया किसी ऐसे से लोन लो जो सरकारी हो या फिर कोई प्राइवेट हो, पर अच्छा मतलब कमर्शियल बैंक हो। पर इनफॉर्मल से मान लीजिए अपने दादा हैं, उनसे साहूकार से लिया, वो बोल दिए कि भैया तुम पैसा जमा नहीं कर पाए, चलो दो ये ज़मीन दो, तो दिक्कत हो जाएगी। ये आपको नोटिस देगा, समय देगा, हर एक चीज़ इसमें मिल जाएगा। और इनफॉर्मल सेक्टर के जो सोर्स होते हैं वो ज़्यादातर, मैं कहने में, मेरा कहने का उद्देश्य समझिएगा, अनपढ़ लोग जो होते हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो लिटरेसी रेट के नीचे आते हैं, वही लोग ज़्यादातर इनफॉर्मल सोर्स से लोन लेते हैं। फॉर्मल सोर्स से वो लेते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं। और अभी भी अगर हम बात करें कि इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ज़्यादा कौन लेता है, तो वही लेता है जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके इनफॉर्मल के डिफ़िकल्टीज़, मतलब नुकसान के बारे में, और बेनिफिट्स के बारे में, और इसी तरीके से हम फॉर्मल के भी बेनिफिट्स और डिफ़िकल्टीज़ के बारे में समझ लेते हैं। इनफॉर्मल की डिफ़िकल्टीज़ के बारे में समझे तो देखिए जो मैंने पहले बताया आपको, एक्सॉर्बिएंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब अपने अनुसार तय करना है इंटरेस्ट रेट को। वो बोल दिए 12% और आपको मजबूरी है, तो ग्रामीण इलाके में जो किसान होते हैं वो ले भी लेते हैं। इम्प्रोवर डॉक्यूमेंट और बुक अकाउंट्स, ये कह रहा बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स भी नहीं, एक हाँ इसमें क्या है, आपको डॉक्यूमेंट्स रखने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, पर अगर आप रखते हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है बाद में।
मैनुपुलेटिव कैलकुलेशन मान लीजिए कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा बच्चा, मतलब ग्रामीण इलाके में बंदा नहीं है, तो वो क्या करते हैं, मैनुपुलेट कर देते हैं उसको कि भैया इतने में इतना था, इतना इतना था, मैंने तो इतना कहा था, तुमने इतना कैसे कर दिया, अरे अरे नहीं नहीं। तो वो समझ रहे हो आप बात को, समझिए, बिल्कुल आपसे कैजुअल रूप होकर मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। द एक्सप्लॉयटेशन द ब्रोवर्स, यानी कि जो ब्रोवर्स होते हैं, मान लीजिए मैंने अगर किसी साहूकार से लोन ले लिया तो मैं क्या हो गया, उसके लिए ब्रोवर हो गया, और वो मेरे लिए क्या हो गया, लेंडर हो गया। तो वो मेरे पर दबाव बहुत ज़्यादा ज़्यादा करेगा, बोल देगा अच्छा तुमने पैसा लिया है, समय पे नहीं दे रहे हो, अच्छा कोई नहीं, मेरे घर की शादी है, इसमें थोड़ा हाथ बटा देना, 15 दिन का वक्त और दे दूंगा, चलो 1 महीने का वक्त और दे दूंगा, मेरे यहाँ शादी है, काम करा देना, लो। तो वो आप सोच रहे हो कि आप नहीं दिए बच गए, पर जितना वो आप किए हो काम, मतलब मैं देखिए बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ किसी की, और ना मैं गलत कह रहा हूँ, ये इनकी चालाकी देखो। और मेरा आपसे यही सजेशन है, जो भी अगर देख रहा है कोई बड़ा, अगर व्यक्ति देख रहा है, या स्टूडेंट भी अगर देख रहा है कोई, तो अपने घर में, अगर वो ग्रामीण इलाके से या कहीं से भी है, तो अपने घर में थोड़ी अवेयरनेस बताना कि भाई हमें क्या है, फॉर्मल से ही लेना चाहिए, इनफॉर्मल में ये साले पागल बनाते हैं। अब बेनिफिट्स की बात करें तो नॉन रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेशन नहीं होती है। डॉक्यूमेंट मतलब क्या होता है मेरे भाइयों, जो भी हम कोलेट्रल सिक्योरिटी रखते हैं इसमें इतना ज़रूरत नहीं होती है। साहूकार कहते हैं भैया चलो कोई नहीं, दे दोगे, भरोसा है चलो भरोसे पे दे दो। रिलेटिव्स भी भरोसे पे दे देते हैं, तो इतनी ज़्यादा यहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं है। पर अगर आप फॉर्मल से लेते हो तो देना ही देना पड़ता है। डू नॉट रिक्वायर गारंटी एंड कोलेट्रल, यानी कि यहाँ समझ गए होगे बात को। फॉर्मल सोर्स क्या है, डिफिकल्ट क्या होता है इसमें, रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी कि यहाँ पे अगर आप बैंक से लोन लेने चले जाते हो तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, ये दो वो दो, ये दे, पैन कार्ड दो, आधार कार्ड दो। रिक्वायर गारंटीज एंड कोलेट्रल, यानी कि यहाँ पे कोलेट्रल सिक्योरिटी रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बेनिफिट्स की बात करें तो जेन्युइन रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर किसी से 5% इंटरेस्ट लिया है तो आपसे भी 5% लेगा, अगर आपसे ज़्यादा लेता है तो आप केस कर सकते हो। पर साहूकार कैसा नहीं है, साहूकार तो किसी को 10 दे रहा है, मान लो भैया उसके चाचा का बेटा लगता है तो उसको दे देगा 2% में, और किसी का नहीं लगता है तो उसको दे देगा 50% में। हालांकि 50% मैंने बहुत बता दिया, मतलब 6-7% में, ठीक है। रिक्वायरमेंट प्रॉपर डॉक्यूमेंट, कितना इजी में मैंने आपको बता दिया। फॉर्मल भैया औपचारिक, यानी बैंक वगैरह से लेना लोन, और इनफॉर्मल क्या होता है, अपने घर में बगल में से लोन ले लेना, ठीक है। अब आगे हम समझते हैं और अच्छे से। अब थोड़ा इस चीज़ को समझिए जो मैंने आपको बताया था कि बैंक कैसे इनकम करती है। देखो बैंक क्या कर रही है, डिपॉजिट कर रही है डिपॉजिटर से, ये डिपॉजिटर हैं, बैंक में इन्होंने पैसा रख दिया। अब बैंक क्या करती है, लोन के रूप में किसको दे रही है, बोरोवर्स को दे रही है, जो उधार जिसको देती है उसको क्या कहते हैं, बोरोवर्स। फिर से आपको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। इनको क्या कर रही है, लोन दे रही है। अब इनसे क्या कर रही है, रीपेमेंट कर रही है, और इंटरेस्ट ले रही है किस पे, सॉरी यार, सॉरी इंटरेस्ट, सॉरी यार, ये हाँ, इंटरेस्ट ले रही है किस पे, जो ये लोन देती है उस पर क्या कहती है, इंटरेस्ट ऑन लोन लेती है, और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट देती है, ठीक है। यानी कि अगर आप पैसा जमा करते हो सेविंग अकाउंट में या किसी भी, तो आपको इंटरेस्ट मिल जाता है, पर यहाँ से ले जाके यहाँ दे देती है इनको, और इनसे ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करके प्रॉफिट कमा लेती है। इस चीज़ को आप बता दिया क्योंकि आपके चैप्टर में थोड़ा सा बता रखा है, बाकी 11वीं 12वीं में आप अच्छे पढ़ेंगे। देखिए क्रेडिट ऑफ लोन्स, मतलब लोन लेने के जो कंपोनेंट्स होते हैं यानी उपकरण होते हैं, कौन से, टर्म्स ऑफ क्रेडिट, कोलेट्रल, तो मैंने आपको ये बता ही दिया, इतना इसमें जानने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा इस चैप्टर को और अच्छे समझते हैं। एंशिएंट फॉर्म ऑफ मनी, बार्टर एक्सचेंज होता था। लिमिटेशन क्या होती थी, लेक ऑफ डबल कोइंसिडेंट वांट्स, अभी जो मैंने आपको बताया बार्टर सिस्टम, ये मुझे पहले बताना चाहिए था वीडियो में, ये स्लाइड लेकर। एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ठीक है। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंट वाट, यानी कि गुड्स से गुड्स खरीदना, और लिमिटेशन क्या होती थी, डबल कोइंसिडेंट, मुझे जो चाहिए वो तो उनके पास है कि नहीं, अगर नहीं है तो डबल कोइंसिडेंस हो जाता है। मिडीवल फ्रॉम मनी, अगर हम देखते हैं मिडीवल में जब आते हैं तो कैटल, ग्रेन, सिल्वर, गोल्ड, ये सब के सिक्के क्या जाते थे। अभी मॉडर्न में क्या चल रहा है, मनी करेंसी के रूप में चल रहा है, डिमांड डिपॉजिट के रूप में चल रहा है, अथराइज्ड के रूप में चल रहा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं आरबीआई के फंक्शन, इस चैप्टर में आप आरबीआई के बारे में भी पढ़ते हैं ना। आरबीआई याद रखना, आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लिख लीजिएगा। इसकी स्थापना हुई थी 1935 में, 1934 के एक्ट के अनुसार, ठीक है। 1934 के एक्ट के अनुसार आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में, ओके। और ये कार्य क्या करता है, सारे बैंकों को कंट्रोल करता है। आरबीआई आप इस चैप्टर में पढ़ोगे इसलिए मैंने बता दिया। आरबीआई क्या है, सारे बैंकों को कंट्रोल करता है, और ये सारे जो हमारे यहाँ पैसे का जो छापता है, जो पैसे को प्रिंट करता है, वो कौन करता है, आरबीआई के अंडर में ही वो सारे कार्य होते हैं। 1 रुपये का नोट और जितने भी 1 रुपये के सिक्के, मतलब एक नोट और 1 रुपये का नोट और जितने भी सिक्के होते हैं उसको कौन छापता है, गवर्नमेंट, मतलब उसको प्रिंट करती है। उस पर वित्त सचिव के सिग्नेचर होते हैं,
और जो यहाँ आरबीआई की बात करूँ, आरबीआई के पास क्या होता है, वो करेंसी नोट्स को इशू करने का अधिकार होता है और इसके पास मोनोपोली है, यानी इसके अलावा कोई और नोट को छाप नहीं सकता, कोई और बैंक नोट को छाप नहीं सकता। ये भी मैंने आपको बता दिया। और कुछ है क्या? हाँ, इसमें आप एक चीज़ और पढ़ते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप। वो क्या है? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करते हैं, 15 से 20 मेंबर आप आमने सामने मतलब आसपास के बना लेते हैं, अपना ग्रुप बना लेते हैं, उनको लोन मिल जाता है, लोग आते हैं बैंक से, मतलब कुछ मेंबर आते हैं, उनको लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं कम इंटरेस्ट पे, और उससे क्या करते हैं ये लोग डिसीजन लेते हैं, फिर कोई कोलेक्टर नॉट, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी रखने की जरूरत भी नहीं पड़ती इन लोग को, ज़मीन के कागज ये सब। फिर इन लोगों को क्या मिल जाता है, अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करने की। ज़्यादातर इसमें औरतों का मतलब ज़्यादा दिया जाता है, 33% कम से कम औरतें का ही इसमें अधिकार है। ठीक है, तो इस चैप्टर में आप जब पढ़ोगे तो इतनी चीज़ें आपने पढ़ी होगी और मैंने आपको कुछ छोड़ा नहीं है। देखिए, सोर्स ऑफ क्रेडिट मैंने आपको बताया, फॉर्मल सेक्टर होता है, इनफॉर्मल। फॉर्मल क्या है, बैंक्स, कोऑपरेटिव। और अगर हम बात करूँ इनफॉर्मल का, तो मनी लेंडर, ट्रेडर। फीचर क्या होता है, चार्ज लो, नॉमिनल रेट। ठीक है, नॉमिनल मतलब नाम मात्र का रेट होता है फॉर्मल सेक्टर में, ये कहने वाली बात है। और फीचर इसमें क्या होता है, इसमें हाई रेट होता है, अपने मन मर्जी चलती है। सुपरविजन, स्ट्रिक्ट कंट्रोल बाय आरबीआई। देखो, हाँ, आरबीआई कंट्रोल करता है इनको लोन देते वक्त। ठीक है, जो फॉर्मल सेक्टर से आप लोन लोगे तो उस पर किसका अधिकार है, आरबीआई का है। आरबीआई अपने अनुसार बोलेगा भैया 5% लोन होना चाहिए सेविंग अकाउंट पे, 10% होना चाहिए इस पे, 10% इस पे। और इनमें साहूकार को थोड़ी ना बोलने आएगा आरबीआई कि भैया इतना लेना बस। ठीक है, आई होप इतना ईजी वे में आपको कोई समझाएगा नहीं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो और अच्छी लगी हो, वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई, 30 मिनट की वीडियो हो गई, अगर आप यूट्यूब पे इसकी वीडियो देखने जाएंगे तो आपको 1 घंटे से कम कोई वीडियो नहीं मिलेगी, पर मैंने आपको 30 से 40 मिनट में इसको अच्छे से कवर करा दिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय। और हाँ, अगर जो वीडियो यहाँ तक देखा है, अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो ज़रूर कमेंट करिए।